हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा विहार। आज हमारी 9th क्लास है एमटीएस इंग्लिश सीरीज की। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल विच कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट चूज नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, तो ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन देखिए। वन मॉर्निंग डैश सेल्समैन केम टू माई लाइब्रेरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है कि एक सुबह एक सेल्समैन आया मेरी लाइब्रेरी में। ठीक है, तो कोई जनरल हम लोग पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा सेल्समैन था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए। और ए ही क्यों लगेगा? ए इसलिए लगेगा क्योंकि ये आपका कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट, select the most appropriate word for the blank in the sentence given below। ठीक है, he whispered dash in the library in order to avoid attention। ठीक है, तो whispered का मतलब क्या होता है? whispered का मतलब होता है फुसफुसाना। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, फुसफुसाना। तो हम फुसफुसाते कैसे हैं? धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, है ना। तो अब हम ऑप्शंस देखें। ही विस्पर्ड लाउडली, जोर से वो विस्पर तो नहीं कर सकता, है ना, तो ये गलत है। ही विस्पर्ड फॉर्मली, फॉर्मली मतलब ऐसे एक कड़क आवाज में, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, ही विस्पर्ड क्वाइटली। हाँ, ही विस्पर्ड क्वाइटली। ठीक है, क्वाइटली मतलब शांति से। ठीक है, शांति से उसने उसके कान में विस्पर करा। ठीक है, ताकि वो मतलब शोर ना मचे लाइब्रेरी में। ठीक है, अब ये क्या था? ये एडवर्ब ऑफ मैनर था। विस्पर्ड वर्ब था। ठीक है, और क्वाइटली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, नेक्स्ट, प्रोफेसर्स आर्ग्यूमेंट वाज डैश अनप्रेसिडेंटेड क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज। अब यहाँ पे लिखा है कि जो प्रोफेसर का आर्ग्यूमेंट था वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज के मतलब एक तरीके से क्रिटिसिज्म था। ठीक है, उनके लिए। तो अब हम यहाँ पे देखिए अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे जब है, तो ये जो अनप्रेसिडेंटेड है, ये जब हम प्रोनाउंस करें तो ये कैसा अन ऐसा आ रहा है। ठीक है, ऐसा साउंड कर रहा है, तो ये क्या है? वॉवल है, और ये भी वॉवल है। ठीक है, तो वॉवल की साउंड है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? एन आएगा। ओके, क्योंकि सारे वॉवल साउंड के साथ हमारा एन आता है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। अगेन ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। अब हम यहाँ देखते हैं। डैश डैश अलब्रा इन ग्रानडा ग्लोज लाइक अ ड्रीम ऑफ स्टोन एंड लाइट एट सनसेट। तो ये अलम्ब्रा जो है, ये आपका एक जगह है। ठीक है, ये स्पेन में एक जगह है। ठीक है, तो अब हमको एक चीज समझना है कि जब भी कोई प्लेस की बात होती है तो प्लेस एक पर्टिकुलर जगह है। ठीक है, हम एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया। ठीक है, तो इंडिया के साथ हमेशा हम द इंडिया लगाएंगे। ठीक है, अगर जो ये सब्जेक्ट है और किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो ये हमेशा द इंडिया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? द आएगा, क्योंकि ये एक प्लेस है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा द इंडिया, द यूएसए। ठीक है, जब भी शुरुआत हो रही है सेंटेंस की, जैसे यहाँ पे शुरुआत हो रही है ऐसे। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो हमेशा द आएगा। ओके, नेक्स्ट, ओके, द जज अप्रिशिएटेड हर डैश एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड। ठीक है, अब हम इसको एक तरीके से समझते हैं, जो कि होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हमारा है जज, द जज हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अप्रिशिएटेड क्या है? अप्रिशिएटेड हमारा वर्ब है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो पोर्शन है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें समझना है कि हर डैश एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड। ठीक है, वर्ब के बाद हम हमेशा या तो किसी डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे कि शी बेक्स केक। ठीक है, तो यहाँ पे शी क्या है? शी क्या हो गया? जैसे अगर यहाँ पे ऐसे रहता है शी बेक्स केक। ठीक है, तो यहाँ पे शी क्या है? सब्जेक्ट, बेक्स क्या है? वर्ब, और केक क्या है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हमेशा याद रखिएगा वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर कोई एडजेक्टिव आएगा,
या एडवर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसकी एटीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, कि उसका एटीट्यूड पुअर और ऑप्रेस्ड, ठीक है, जो कमज़ोर है और जो गरीब है उनके प्रति कैसा है। ठीक है, तो जब हम किसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके इसके एटीट्यूड की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा वहाँ पे, एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा। अगर हम उसके वर्ब की क्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका आता है एडवर्ब। पर यहाँ पे उसके एटीट्यूड, ठीक है, उसके उसके क्वालिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है हमारा, कंपास्ट। कंपास तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, कंपास्ट का मतलब अलग होता है। कंपैशनेट, कंपैशनेट मतलब जो उदारता रखे। ठीक है, कंपैशनेट मतलब उदार। ठीक है, उदार। और कंपैशन और कंपैशनेटली नहीं होगा, कंपैशनेटली एडवर्ब हो गया। ठीक है, कंपैशन आपका नाउन हो गया। ठीक है, और कंपैशनेट आपका होगा, क्योंकि कंपैशनेट हमारा एडजेक्टिव है। ओके, तो ये होगा हमारा ऑप्शन बी, कंपैशनेट। द जज अप्रिशिएटेड हर कंपैशनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर एंड द ऑप्रेस्ड। ओके, नेक्स्ट। इन द सेंटेंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस को पहले हम पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स आंसर्ड द क्वेश्चंस स्मार्ट। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है। वापस हम उसी तरीके से समझते हैं। ठीक है, आंसर्ड आपका क्या है, वर्ब है, वो आंसर कर रहे हैं। द क्वेश्चंस स्मार्ट। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन स्मार्ट। ठीक है, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्मार्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब आएगा, क्योंकि वो किस तरीके से आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे हम वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहे हैं कि उन्होंने आंसर किया कैसे है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। यहाँ पे हमारा आएगा एडवर्ब। और अगर हम इस यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। ठीक है, और स्पेसिफिकली तो यहाँ पे स्मार्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्मार्टली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए, अगर हम, द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन स्मार्टली। ठीक है, क्योंकि क्यूरियसली, क्यूरियसली क्यों, वो जवाब दे रहे हैं, तो वो जिज्ञासापूर्ण जवाब थोड़ी देंगे। ठीक है, ऐसे हैविली क्या होता है, हैविली वो ऐसा हैविली तो नहीं होगा यहाँ पे, और प्रिकॉशनरी भी नहीं होगा। प्रिकॉशनरी मतलब वो ऐसे बच के जवाब देने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो सबसे एक्यूरेट है वो है स्मार्टली। ओके, नेक्स्ट। शी सिंग्स डैश इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंसेस। ठीक है, तो अब वो गाना गा रही है एक लार्ज ऑडियंस के सामने। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, अगर यहाँ पे आप भाव को समझिए पहले, कि यहाँ पे किस तरीके का भाव आना चाहिए। वो अगर सबके सामने परफॉर्म करिए, सिंग करिए, तो इसका मतलब है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो नर्वस तो नहीं हो सकती। ठीक है, वो कॉन्फिडेंट होगी। तो अब हम देखें, तो ए ब्राइटली, ठीक है, ब्राइटली हो सकता है, पर ब्राइटली नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ब्राइटली मतलब, हाँ वो बहुत ऐसे अच्छे से गा रही है, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लार्ज ऑडियंसेस लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है। मेन चीज़ हमारा कॉन्फिडेंस है। क्लेवरली भी नहीं होगा, चालाक तरीके से गाने का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंटली होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फिडेंटली होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, क्योंकि वो किस तरीके से गा रही है, वो एकदम कॉन्फिडेंटली गा रही है ना। और क्वाइटली तो नहीं हो सकता, आराम आराम से धीरे, एकदम आराम आराम से धीरे धीरे वो गा नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट। विच सेंटेंस यूजेस द प्रपोजिशन करेक्टली। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे प्रपोजिशन है, तो यू ऑल मीट मी एट 9 o'clock। ठीक है, यू ऑल मीट मी फ्रॉम 9 o'clock, यू ऑल मीट मी फॉर 9 o'clock, यू ऑल मीट मी ऑन 9 o'clock। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन है, जो कि है 9 o'clock, स्पेसिफिक टाइम। जब भी स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका प्रिपोजिशन आता है, वो है एट। ठीक है, ये एकदम आप याद कर लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एट आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो एट होगा। यू ऑल मीट मी एट 9 o'clock। फ्रॉम 9 o'clock नहीं, फॉर 9 o'clock नहीं, ऑन 9 o'clock नहीं। एग्जैक्ट टाइम मेंशन है, स्पेसिफिक टाइम मेंशन है, एट ही आएगा। ओके, नेक्स्ट। रीअरेंज ऑल द सेगमेंट्स। ठीक है, तो अब हमारा ये जंबल सेंटेंस आ गया। तो अब हम एक बार ये देखिए, सेंटेंसेस देखिए।
तो डिस्पाइट इनिशियल चैलेंजेस was सक्सेसफुली completed within the allocated time frame the project। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बहुत सिंपली देखें तो ऑप्शन मतलब सेंटेंस नंबर डी से शुरू करना ज़्यादा बेटर है, द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि द प्रोजेक्ट सब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे करके। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस भी देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ए और बी एलिमिनेट हो गए, दो ही ऑप्शन है सी और डी जो कि हम देख सकते हैं। तो डी, अच्छा पहले हम ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डी के बाद बी, द प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद इन द एलोकेटेड टाइम फ्रेम डिस्पाइट इनिशियल चैलेंजेस। गुड एनफ, हाँ ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। उसके बावजूद भी हम एक बार डीएसई भी देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट डिस्पाइट इनिशियल चैलेंजेस, डिस्पाइट इनिशियल चैलेंजेस within, okay wait, the project despite initial challenges within the allocated time frame was successfully completed। अच्छा, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि द प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद इन द एलोकेटेड टाइम फ्रेम डिस्पाइट इनिशियल चैलेंजेस। ये जो डिस्पाइट इनिशियल चैलेंजेस है ना, ये आपका स्टार्ट में आना चाहिए क्योंकि जो डिस्पाइट है, ठीक है, वो आपका वर्ड जो है वो इसी तरीके से हमेशा बैठता है कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद वो आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ए सी बी एक्यूरेट है। ठीक है, द प्रोजेक्ट was the project despite initial challenges was successfully completed within the allocated time frame। Okay, so DACB is the right option। Next, ठीक है, तो यहाँ पे पहला फेज दिया हुआ है, पहला सेगमेंट दिया हुआ है, ये भी जंबल सेंटेंस है। यहाँ पे पहला सेगमेंट दिया हुआ है, इसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड दे पुट देमसेल्व्स एट, ठीक है, मटेरियल दैट हैज कॉज्ड सच अ फस एंड सो, एट के बाद ये आना अजीब लग रहा है। ट्रैवलिंग द वर्ल्ड दे पुट देमसेल्व्स एट metal vibranium that energy absorbing many Marvel movies stolen from Wakanda at risk to retrieve artifacts containing the rare powerful। हाँ, traveling the world they put themselves at risk to retrieve artifacts containing the rare powerful। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, एट के बाद डी जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो ए और बी है, यानी सी और डी एलिमिनेट हो गए हमारे। अब हम ऑप्शंस देखें, डी सी ए बी। ठीक है, तो अब देखते हैं। ट्रैवलिंग द वर्ल्ड दे पुट themselves at rest to retrieve artifacts containing the rare powerful many Marvel movies stolen from Wakanda, material that has caused such a fuss in so metal vibranium that energy observing। नो, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी ही होगा हमारा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मीनिंगफुल है या नहीं। Traveling the world, they put themselves at risk to retrieve artifacts containing the rare, powerful metal vibranium, that energy observing material that has caused such a fuss in so many Marvel movies stolen from Wakanda। Right, तो D B A C is a right sequence। ठीक है, next, identify the error in the sentence and select the best correction। ठीक है, the book is filled with interesting information of quantum physics। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। यहाँ पे है विद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। देखिए यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ या तो देखिए इन आएगा। ठीक है, इन कब आएगा, इन हम लिखेंगे जब, जैसे कि वेयर द इन्फो इज कंटेन्ड। ठीक है, वो इन्फो कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि वो बुक में है, किसी मैगजीन में है, ठीक है, किसी आर्टिकल में है। ठीक है, वो कहाँ है। ठीक है, या तो इन आएगा या तो ऑन आएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन के साथ जो प्रिपोजिशन ज़्यादातर यूज होता है वो इन या ऑन होता है। ठीक है, ऑन आता है आपका जब हम पर्टिकुलर रिपोर्ट्स, ठीक है, किसी डेटा या फिर आपका किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में या डिसिप्लिन, ठीक है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के बारे में बात होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, द बुक इज फिल्ड विद इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। किसके बारे में है ये,
क्वांटम फिजिक्स के बारे में। क्वांटम फिजिक्स खुद में एक सब्जेक्ट है, खुद में एक डिसिप्लिन है, खुद में एक रिसर्च डेटा है जिस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही ब्रॉड डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आपका प्रपोजिशन होगा वो होगा ऑन, क्योंकि उसके बारे में ही वो बुक है। ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अगर हम द बुक इज फिल्ड विद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एट बाई इन ऑन, राइट, ऑन होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑन क्वांटम फिजिक्स होगा। एट और बाई तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो होएगा नहीं इन्फॉर्मेशन के साथ। इन था, इन होता तब जब हम किसी इसके बाद कोई बुक के बारे में बात कर रहे होते। ठीक है, पर यहाँ पे बस किसी एक बुक में किस चीज के बारे में है, और वो क्या चीज है, वो क्वांटम फिजिक्स है। ठीक है, पर्टिकुलर हम लोग पता है कि वो क्या चीज है, क्वांटम फिजिक्स, तो इसलिए ऑन आएगा। ओके, नेक्स्ट। Okay, during the Renaissance, dash flourishing of arts and sciences was unparalleled, influencing countless generations. Okay, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड की बात हो रही है। वो कौन सा पीरियड है? रेनेसा। ठीक है, एक बहुत ही मेजर हिस्टोरिकल इवेंट था। ठीक है, एरा था बेसिकली, रेनेसा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम किसी पर्टिकुलर इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट, एरा की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द रेनेसा द फ्लरिशिंग आएगा, यहाँ पे द आएगा। ठीक है, यहाँ पे अ फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली एक एरा की बात करी जा रही है। तो द फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस वाज अनपैरेलल्ड, इन्फ्लुएंसिंग काउंटलेस जनरेशंस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरा की बात हो रही है, टाइम या एरा। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट। Select the option that rectifies the preposition given in the brackets. Okay, the deadline was extended विथ 2 days, तो विथ तो होगा नहीं। ठीक है, एक्सटेंडेड, क्या एक्सटेंडेड, और हम मतलब उस मतलब 2 दिन और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटेंडेड जब हम और बढ़ा रहे हैं तो वहां पे एक ही ऑप्शन सही है, वो है आपका ऑप्शन ए, बाई। द डेडलाइन वाज एक्सटेंडेड बाई 2 days, कितने दिनों तक। ठीक है, यहाँ पे है कि कितने दिनों तक बढ़ गया डेडलाइन, 2 दिनों तक बढ़ गया। ठीक है, तो एक्सटेंडेड बाई 2 days मतलब 2 दिन और बढ़ गए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, वी हैव अ बिग फैमिली डिनर डैश क्रिसमस ईव। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका ये देखिए, वी हैव अ बिग फैमिली डिनर डैश क्रिसमस ईव। तो यहाँ पे जो आएगा आपका ऑफ, वी हैव अ बिग फैमिली डिनर ऑफ क्रिसमस ईव नहीं, वी हैव अ बिग फैमिली डिनर एट क्रिसमस ईव नहीं, वी हैव अ बिग फैमिली डिनर ऑन क्रिसमस ईव। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑन होगा, क्योंकि क्रिसमस ईव के दिन, ठीक है, वो चीज हो रही है। ये कब होता है? जैसे अगर ये लिखा हो न्यू ईयर्स डे, ऑन कब आता है? ठीक है, किसी इवेंट के पहले न्यू ईयर्स डे लिखा है, ठीक है, क्रिसमस ईव लिखा है, ठीक है, ऐसे, तब हमारा आपका आता है ऑन। और हमारा यहाँ पे जो है आपका इन आएगा, मतलब सॉरी एट आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे ईव नहीं लिखा होता, जब भी डे या ईव रहता है ना, तो वहां पे आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रपोजिशन ऑन आएगा। ठीक है, और जब नहीं लिखा रहता तो एट न्यू ईयर्स, ठीक है, एट न्यू ईयर्स, एट क्रिसमस ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, पर यहाँ पे ईव लिखा हुआ है क्रिसमस के बाद, तो यहाँ पे ऑन आएगा। नेक्स्ट, out of the four alternatives, choose the sentence which is grammatically correct। ठीक है, she performed the task very carefully। ठीक है, तो अब इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद एडवर्ब के आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन ए ही राइट है, क्योंकि यहाँ पे शी परफॉर्म्ड क्या है, वर्ब है। ठीक है, परफॉर्म द टास्क वर्ब है आपका, वो क्या करिए, टास्क परफॉर्म करिए। तो अगर टास्क परफॉर्म करिए और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेरी केयरफुली। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा आपका। और एडवर्ब ऑफ मैनर की पहचान कैसे होती है? एडवर्ब ऑफ मैनर की पहचान होती है लास्ट में एल वाई जोड़ने से। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी केयरफुली इज द राइट आंसर। वेरी केयरफुल, द टास्क केयरफुल, ये सब नहीं होगा।
नेक्स्ट। ओके, अब हमारा पैसेज आ गया। ठीक है, तो अब हम एक बार अपना पैसेज रीड करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही ज़रूरी हमारे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक कौशल है। दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली, जो कि लोगों को अपने विचार क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करते हैं, एंड कॉन्फिडेंटली, और कॉन्फिडेंटली भी। ठीक है, स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, जो आपका विद्यार्थी पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उसकी स्किल डेवलप करते हैं, दे डेवलप बेटर कम्युनिकेशन स्किल। उनमें बात करने की, वार्तालाप करने की जो कौशल होती है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। एंड ओवरकम फियर ऑफ एड्रेसिंग एन ऑडियंस, और वो ऑडियंस को एड्रेस करना, यानी बहुत लार्ज ऑडियंसेस के सामने बोलने में वो जो फ़ियर है, जो भय है, वो ओवरकम कर लेते हैं, यानी उसे कम कर लेते हैं। ठीक है? दिस स्किल इज़ यूज़फुल नॉट ओनली इन एकेडमिक्स। ये कौशल सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी पढ़ाई लिखाई में नहीं, बल्कि बट ऑल्सो इन प्रोफ़ेशनल एंड सोशल सिचुएशन, हमारे प्रोफ़ेशनल वर्क प्लेस में, और सोशल यानी कि हमारे सामाजिक वातावरण में भी हमारी मदद करती है। ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग एनकरेजेस लॉजिकल थिंकिंग, ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग को भी एनकरेज करती है, मतलब प्रोत्साहित करती है। एज स्पीकर्स मस्ट ऑर्गेनाइज आइडियाज बिफोर प्रेजेंटिंग देम। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपके वक्ता होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, वो पहले आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पहले आइडियाज़ को अरेंज करते हैं, अपने विचारों को सही तरीके से अपने दिमाग में अरेंज करते हैं कि किस तरीके से उन्हें ये सबके सामने प्रस्तुत करना है। ठीक है? हाउएवर मनी स्टूडेंट्स फील एंग्शियस ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एंग्शियस व्याकुलता महसूस करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस नहीं करते रहते हैं, उनकी उतनी अच्छे से ये प्रैक्टिस नहीं हुई रहती है, जिससे कि वो मिस्टेक करने के भय में रहते हैं, और उनके अंदर एक भय रहता है कि वो गलतियाँ करेंगे। ठीक है? स्कूल्स कैन सपोर्ट लर्नर्स बाय ऑर्गेनाइजिंग डिबेट्स। अब स्कूल, इसमें विद्यालय कैसे अपने लर्नर्स की मदद करेंगे? ठीक है? डिबेट्स ऑर्गेनाइज करके, यानी कि आपका डिबेट्स ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज करना, एंड ग्रुप डिस्कशंस। ठीक है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, एक ऐसा फीडबैक जो कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब होता है कि अगर जो टीचर्स हैं वो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें कि कहाँ आपकी भूल हुई है, कैसे आप उसे सुधार सकते हैं। ठीक है? ऐसा फीडबैक, ना कि क्रिटिसिज्म करें कि ये गलत था, ये गलत था, एरर निकालें, नहीं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। तो फ्रॉम टीचर्स एंड पीयर्स, मतलब अपने सहपाठियों के साथ से भी अगर उन्हें एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है, तो स्टूडेंट्स इंप्रूव कर सकते हैं ग्रेजुअली। हेल्प स्टूडेंट इंप्रूव ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे वो इंप्रूव कर सकते हैं। व्हेन स्टूडेंट्स गेन कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग, जब विद्यार्थी कॉन्फिडेंस गेन करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तब they become more persuasive, self assured and capable of participating actively in discussion। तो वो और ज़्यादा ये हो सकते हैं, मतलब persuasive, मतलब अपने विचारों को और अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है? लोगों को पर्सुएड कर सकते हैं, मतलब लोगों को अपने बातों को अट्रैक्ट करने में, अपनी बातों को समझाने में और ज़्यादा वो सेल्फ अश्योर्ड, मतलब ऐसा वो महसूस कर सकते हैं कि हाँ, जो हम कह रहे हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं। ठीक है? समझ रहे हैं और हमारी बात को मान रहे हैं, ऐसा। ठीक है? एंड केपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन डिस्कशंस, लीडरशिप रोल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस थ्रू आउट देयर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ सक्सेसफुली। ठीक है? तो अब हम क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज पब्लिक स्पीकिंग हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, memorize information, avoid social interaction, reduce academic workload, express ideas clearly। है ना? ये देखिए, हमने पहले ही पढ़ा, individuals express ideas clearly। नेक्स्ट, what can be inferred about students who practice public speaking regularly? They focus only on written work, they gain confidence and communication skills, they avoid leadership roles, they become less confident, they gain confidence and communication skills। ये भी हमने पढ़ा था। हाँ, स्टूडेंट्स हु प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग डेवलप बेटर कम्युनिकेशन स्किल, है ना? और वो कॉन्फिडेंस भी गेन करते हैं। या ये भी हमने पढ़ा था, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, व्हेन स्टूडेंट्स गेन कॉन्फिडेंस। ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग में वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, what is the main theme of the passage? Importance of public speaking skills, academic assessment systems,
क्लासरूम टीचिंग मेथड्स, ग्रुप एक्टिविटीज इन स्कूल। ओके, तो इसका मेन थीम क्या है? इसका जो मेन थीम है वो आपका पब्लिक स्पीकिंग की इम्पोर्टेंस है ना? नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंग्शियस एज यूज्ड इन द पैसेज। ठीक है, तो अब हमें एंग्शियस वर्ड का एंटोनिम जानना है। एंग्शियस का मतलब क्या होता है? एंग्शियस का मतलब होता है व्याकुल। ठीक है, नर्वस भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब इसका हमें एंटोनिम देखना है। एंटोनिम क्या होगा इसका? अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब जो चीज़ स्थिर ना हो, या अनस्टेबल तो नहीं कह सकते, पर अ, जिसका होना या ना होना वो तय ना हो। ठीक है, तो अनसर्टेन तो नहीं हो सकता इसका ऑपोजिट। एंग्शियस का ऑपोजिट नर्वस नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सिनोनिम है, ये पर्यायवाची है। वरिड, वरिड भी नहीं होगा। वरिड मतलब जो, मतलब परेशान है। ठीक है, तो ऑप्शन डी कॉन्फिडेंट, राइट? कॉन्फिडेंट ही उसका मतलब ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट, विच टाइटल बेस्ट सूट्स द पैसेज? ठीक है, फियर ऑफ स्पीकिंग इन स्कूल्स, क्लासरूम कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट। हाँ, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। क्योंकि यहाँ पे बात ही यही हो रही है कि स्टूडेंट कैसे कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, और पब्लिक स्पीकिंग कैसे उसमें हेल्प करेगी। ओके, तो हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए आज के। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको इसमें से पूछना हो, या और अगर आपकी किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम और वैसे भी वीडियोस ला सकें आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच।